Assalamu alaikum students and welcome to the state class of physics A levels. In this class we will continue with the series of paper 5 and in this class we will do question number 2 of October-November 2014 paper 5-2. So basically this paper is full of uncertainty. तो मैं आपको हर क्लास में कहता हूँ कि पहले आप uncertainties को रिवाइज करें and then attempt this paper. I hope कि आपको uncertainties रिवाइज होंगी. इस पेपर को अपने बच्चों इस तरह से करना है कि मेक श्योर अपना माइंड मेकअप कर ले कि हमने इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी. ठीक है, अपने आप को कन्विंस करें कि हमने मिस्टेक नहीं करनी. आपके माइंड में एक जनरल परसेप्शन होती है कि पेपर 5 है, हमसे मिस्टेक होगी तो अगले वाले पार्ट्स में हमें ईसीएफ मिलेगा, या कुछ बच्चे कहते हैं पता नहीं ईसीएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा. सो आप अपना माइंड मेकअप कर ले कि भाई ईसीएफ नहीं मिलना, आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी है, यू विल बी स्कोरिंग फुल मार्क्स आउट ऑफ इट. डेफिनेटली आपके मार्क्स आ सकते हैं. सो अनसर्टेनिटीज की बेसिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए एंड कीप वन थिंग इन माइंड दैट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज always given in how many significant figures. Absolute uncertainty is always given in just one significant figure. Make it a rule. अनसर्टेनिटी अगर 2 सिग्निफिकेंट में लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. अच्छा, बच्चे कहते हैं कि टेबल में तो 2SF अलाउ करता है. जी अलाउ करता है, बट दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो. वो बाउंड्री लाइन केस है जिसपे आपको मार्क्स मिल जाते हैं. अदरवाइज द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ राइटिंग अनसर्टेनिटी इज वन सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, आपने अनसर्टेनिटी के फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है. आपने अनसर्टेनिटी को हमेशा, आई एम टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है. और द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट रूल, जो वैल्यू है और अनसर्टेनिटी है उसकी सेम सिग्निफिकेंस होनी चाहिए. अगर अनसर्टेनिटी 1 डेसिमल प्लेस है तो वैल्यू भी 1 डेसिमल प्लेस. और अब जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी हम उसको डिस्कस करते जाएंगे. सो लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. ओके, so the statement of question is a student investigates electrical resonance in a circuit containing capacitor and a coil connected in parallel. जरा डायग्राम पे गौर करें. Here is a signal generator. What is signal generator? It's a source of AC power supply. ठीक है, you have a coil and in parallel you have this capacitor C and you have this ammeter. याद रखिए ammeter जो है करंट की RMS वैल्यू को मेजर करेगा. Okay, the resonant frequency F is the frequency at which the current measured by the ammeter is minimum. ठीक है, an experiment is carried out to investigate how frequency F varies with capacitance C. So basically in this question we are seeing the relationship between two variables. One of them is frequency, the other one is capacitance C. It is suggested that F and C are related by an equation F equals 1 over 2 pi under root LC, where L is constant. A graph is plotted of F square along y-axis. Y-axis के along जो quantity plot हुई है that is F square, and 1 over C along x-axis, right? So you have to find out an expression for gradient in terms of L. ठीक है, अगर आप इक्वेशन देखें, इक्वेशन में f है लेकिन f स्क्वायर नहीं है, तो यू हैव टू स्क्वायर द होल इक्वेशन. योर इक्वेशन विल बी रिटन एज f स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर, पूरे डिनोमिनेटर की स्क्वायरिंग करनी है, राइट? 4 पाई स्क्वायर LC. ठीक है, LC होल अंडर रूट है ना, तो स्क्वायरिंग से कैंसिल आउट हो जाएगा. f स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 pi square L मल्टीप्लाई बाय 1 over C. तो मैंने अपनी इक्वेशन को लीनियराइज कर दिया. नाउ दिस इज रिटन एज y is equal to mx. जरा ध्यान करें, the quantity which has been plotted along y-axis is f square, along x-axis is 1 over C. Out of this, what is your gradient? The expression for gradient is coming out to be 1 over 4 pi L. And this is in terms of L, जैसा कि उसने कहा था कि आपका expression in terms of L होना चाहिए. ठीक है, so what is main thing? Main thing ये है बच्चों कि जो भी equation given है, you have to rearrange it, you have to linearize it, you have to convert it into the equation of straight line which is y is equal to mx plus c. और फिर आप y is equal to mx plus c से कंपेयर करें और वहां से ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट की वैल्यूज को इंटरप्रेट करें.
इस ग्राफ का कोई y इंटरसेप्ट नहीं है, इस वजह से उसने y इंटरसेप्ट पूछा ही नहीं. So the expression for gradient is 1/4 pi square L. But this part seems to be of 1 mark, but it has immense importance. अगर ये पार्ट गलत होगा तो आगे जो ग्रेडियंट से आंसर फाइंड आउट करने सब आंसर्स गलत हो जाएंगे. उधर से जो अनसर्टेनिटीज फाइंड आउट करनी है वो सब अनसर्टेनिटीज गलत हो जाएंगी. ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन प्लीज ध्यान से ठीक कीजिएगा ताकि आगे जहां जहां पर ये यूज हो रहा है, आप बार बार पूछते हैं ना ईसीएफ मिलेगा नहीं, इस पार्ट में मिस्टेक करते हैं आप, आगे जाके फिर आपको प्रॉब्लम होती है. ठीक है, सो लर्न लीनियराइजेशन, लर्न हाउ टू कंपेयर द इक्वेशन विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन व्हिच इज y equals mx plus c. मूविंग ऑन, वी आर गिवन विद द टेबल में आपको कुछ वैल्यूज गिवन है. यू आर गिवन विद द वैल्यू ऑफ c in 10 raised power minus 4 farads. You have value of frequency. You have to find out the value of 1/c and f square in 10 raised power 3 hertz square. Okay, he's saying to calculate the values of 1/c and frequency square in figure 2.2 include absolute uncertainties of 1/c. Now this is very important. This is the part जहां से आपकी uncertainty start होगी. Although the values are pre-written in the table, that value of c is 4 and its absolute uncertainty is 0.4. But मैं आपको find out करके दिखाऊंगा कि why this uncertainty is 0.4. Here we are given with percentage uncertainty of c. ठीक है, which is 10%. Okay. For the first value you can write as, मैं आपको break करके बताता हूँ, मैं decode करता हूँ उसको step by step. So you are given with the value of delta c over c multiplied by 100. This value is coming out to be 10%, right? So delta c, substitute the value of c which is 2.5 multiplied by 100 is 10. Okay, use calculator to find out the value of delta c and that value is coming out to be 0.25. जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 10% है उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू आ रही है 0.25. Find out the value of 1/c. 1/c is 1 divided by 2.5 multiplied by 10 raised to power minus 4. ठीक है, this value is 1 divided by 2.5 into 10 raised to power minus 4. This value is coming out to be 4000. ठीक है, अब आपने यहां पर 4.0 लिखा multiply by 10 raised to power 3. Now this 10 raised to power 3 is written in this power. तो आपको blank के ऊपर सिर्फ 4 लिखने. Now you have to find its absolute uncertainty. For that you will do this. Delta c over c multiply by 100. इसकी वैल्यू आपके पास गिवन थी 10%. यहां से आपने डेल्टा c फाइंड आउट की थी 0.25. अब इसको फर्दर कैसे यूज करना है फॉर द वैल्यू ऑफ 1/c. आप अज्यूम कर लें कि 1/c इज इक्वल टू x, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/c. तो आपने डेल्टा x फाइंड आउट करना है ना, डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू डेल्टा c डिवाइडेड बाय c. डेल्टा x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को यहां पर रीसब्स्टिट्यूट कर दें, दैट इज 1/c. अब इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. The value of delta c over c is 0.25 divided by 25, 2.5 multiplied by 1/c, and 1/c is 4. From here you are getting value of 0.4. Now this value of 0.4 is written as its absolute uncertainty. So by chance यहाँ पर absolute uncertainty one significant figure आ रही है. अगर कोई और आंसर आ रहा होता, अगर 0.42 या 43 आ रहा होता या 48 आ रहा होता, you had to convert this value in one significant figure, right? And for the column of f square you have given all the values in 3 significant figures. एक वैल्यू मैं आपको करके दिखाता हूं. The first value of frequency is 149. So what will be the square of 149? F square is equal to 149 whole square. 149 whole square is 22201 hertz, right? Okay, so find out the value of f. लेकिन यहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखें 10 raised to power 3 जो कि ऑलरेडी रिटन है कॉलम हेडिंग में. इसका मतलब ये है कि आपने डेसिमल प्लेसेस को
तीन डेसिमल प्लेसेस पीछे शिफ्ट करने हैं. सो दिस वुड बी रिटन एज 22.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 3 हर्ट्ज. राइट. सो ये चीज ऑलरेडी कॉलम हेडिंग में लिखी हुई है एंड यू हैव टू राइट 22.2 in this column here. Similarly, you complete all this table. So जिस क्वांटिटी के साथ आपने एरर देना था that was 1/c. All the absolute uncertainties are given in how many significant figure? बच्चों strictly one significant figure. This value is one significant figure. Moving on, you have to plot a graph of f square along y-axis and 1/c along x-axis. Include error bars for 1/c. ठीक है. सो बेसिकली किस क्वांटिटी में एरर है 1/c में, और 1/c किस एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग. ठीक है. तो आपकी एरर बार जो होंगी बच्चों वो हॉरिजॉन्टल एरर बार्स होंगी. ठीक है. सो यू हैव प्लॉटेड अ ग्राफ ऑफ द पॉइंट्स. आपने प्लॉट किया और पॉइंट्स को आपने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया. यू हैव ड्रॉन अ ग्राफ ऑफ बेस्ट फिट लाइन. याद रखिएगा कि इस ग्राफ की सारी वर्किंग आपने पेंसिल से और रूलर से करनी है. यू विल यूज अ लॉन्ग रूलर, अ फुट रूलर. स्मॉल रूलर से आपने कनेक्टेड लाइन ड्रॉ नहीं करनी, उससे आपका बेस्ट फिट का फेयर आइडिया नहीं होगा. सो वंस यू हैव ड्रॉन योर बेस्ट फिट लाइन, देन कम टू दिस कोऑर्डिनेट. द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 4 against 22.2. So the quantity along x-axis is 4 and the quantity along y-axis is 22.2, which is somewhere around this point. ठीक है. तो उसका corresponding point आपने ये plot किया हुआ. ठीक है. You have to include its error. Now see what is the error related to this. The error related to this is 0.4. ठीक है. So x-axis के along देखें, one large block 10 small division is representing how many? 0.5. So 0.4 कितने blocks में आएगा? 0.4 would be equivalent to 8 small blocks along x-axis. तो जहां पर आपने अपना पॉइंट को प्लॉट किया है, उस पॉइंट से 8 small blocks towards right और उस पॉइंट से 8 small blocks towards left आप लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने ड्रॉ की है, और उन लाइन को आप हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करेंगे एंड दिस मेक्स योर एरर बार. व्हाट डू यू कॉल दिस? यू कॉल इट एन एरर बार. याद रखें कि आपकी एरर बार को इस तरह से एंड करना है ताकि आपको पता चले कि यहां पर एरर बार फिनिश हो रही है. ठीक है. सिमिलरली यू विल ड्रॉ एरर बार्स फॉर रेस्ट ऑफ द रीडिंग्स. And now you have to find out draw a worst acceptable line. Worst acceptable line draw करने के लिए मैंने first error bar का initial point और last error bar का most right side वाला point है, जिनको मैंने green color से shade किया है और मैंने ruler लिया, इनको join कर दिया and this is my worst acceptable line. Right? Okay. एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल करना है कि जो x एक्सिस पर क्वांटिटी है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 10 रेज़्ड टू पावर 3 और जो y एक्सिस पर क्वांटिटी है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी है 10 रेज़्ड टू पावर 3. राइट. सो बेसिकली व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट यू हैव टू इंक्लूड these multiplying factors. Right? Have a look here. While finding out gradient you are considering these multiplying factors. By chance ये multiplying factor सेम है, कैंसल आउट हो जाएंगे, आपका आंसर अनअफेक्टेड आएगा. लेकिन हर क्वेश्चन में तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम नहीं ना होते, इसमें सेम है. ठीक है. सो यू हैव टू इंक्लूड दीज मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स. सो यू हैव टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट लाइन. यू हैव टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन. Gradient of best fit line is coming out to be 6.7 and the gradient of worst acceptable line is 5.82. By the difference of these two gradients, we will find out the value of uncertainty in gradient, that is 0.9. Uncertainty is falling up to how many decimal places? 1 decimal place. And you have to write your answer also up to 1 decimal place so that this value and this answer has same significance. Now, come back to this. What is the quantity along y-axis? Along y-axis, the quantity is hertz square, and along x-axis, the quantity is
farads minus 1. So to find out the unit of gradient will be hertz square farads. याद रहे कि अगर आप फर्दर इसको लिखना चाहें तो यू कैन राइट इट एज फैराड्स सेकेंड माइनस 2. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. Let's continue further. Using your answer in C3, determine the value of L, include absolute uncertainty. ठीक है. So for value of L आप अपने gradient को compare करेंगे जो कि gradient का expression है which is gradient is equal to 1 over 4 pi square L. For best fit line the gradient is 6.7 and for the worst acceptable line the gradient is 5.82. So best fit line से आपके पास best value of L आ रही है which is 3.8 into 10 raised power minus 3, right? और worst acceptable line से आपके पास worst value आ रही है which is 4.4 into 10 raised power minus 3. From the difference of these two values, you will find out the value of uncertainty in length and that is 0.6. बच्चों जरा नोट करते जाइए कि जहां जहां पर भी uncertainty आई है, I have written this uncertainty in how many significant figures? Strictly one significant figure. Right? So the value of L is 3.8 plus minus 0.6 with a common multiplying factor of 10 raised to power minus 3. Now further for the units, आपने यहाँ पे L को subject of the formula बनाया. L was equal to 1 over 4 pi square gradient और इसका unit 1 over gradient के equal होगा. Gradient का unit मैंने आपको previously बता दिया, that was hertz square farads. So this can be further written as farad की power numerator में आएगी तो minus हो जाएगी, farads minus 1. hertz की power numerator में आएगी तो फिर -2 हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, hertz -2 can be further written as second square, so you can further write it as second square farads minus 1. Right? Moving on. The experiment is repeated for the capacitance of 10 microfarads plus minus 10%. Using your relationship given in D, determine the value of F. So बच्चों D में आपके पास equation थी F is equal to 1 over 2 pi under root L. ठीक है. यहां पर आप कैपेसिटेंस की जगह न्यू कैपेसिटेंस सब्स्टिट्यूट करेंगे 10 माइक्रोफैरड. याद रहे कि माइक्रो इज 10 रेज्ड पावर minus 6. ठीक है. और L की वो वाली वैल्यू यूज करेंगे जो आपने प्रीवियस पार्ट में फाइंड आउट किया. बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज you will find out the value of frequency and this frequency is coming out to be 816 hertz. Moving on to the next part, determine the percentage uncertainty in the frequency. So out of this formula you have to make frequency subject of the formula जो कि already subject of the formula बनी हुई है. ठीक है. For this you will write the formula of absolute uncertainty. You will write delta F over F is equal to, देखें अंडर रूट है दोनों क्वांटिटीज का, L में भी एरर है, C में भी एरर है एंड बोथ आर अंडर रूट. तो इसका मतलब है दे हैव अ पावर एंड द पावर अंडर रूट कौन सी पावर होती है? 1/2. सो अनसर्टेनिटी पावर से मल्टीप्लाई होती है. वी विल राइट 1/2 डेल्टा L ओवर L प्लस डेल्टा C ओवर C. ठीक है. बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट विच अनसर्टेनिटी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ना. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई योर आंसर विद 100. तो दोनों साइड से आपने अपने एक्सप्रेशन को 100 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा F ओवर F into 100. So your value will be 1 over 2 times delta L over L multiplied by 100 plus delta C over C multiplied by 100. Right? Substituting the values. आपके पास डेल्टा C over C multiplied by 100 की वैल्यू शुरू में गिवन है 10%. ये गिवन है आपको. ठीक है. डेल्टा L over L आपने इस पार्ट में फाइंड आउट किया है. ये देखिए, ये वाली वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है एंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज यू आर गेटिंग आंसर ऑफ 13%. So this is how you solve this question. This is the end of question. Once again, more important notes, you have to deal with the table very carefully. आपने gradient का expression बड़ा carefully find out करना है. You have to give all the absolute uncertainty up to one significant figure. And this is it for today's class. Thank you.